थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड न्यूरोलॉजी एंड शुरू जो पोर्शन है वो मैं दोबारा लास्ट में बता दूंगा, रिवाइज करा दूंगा। ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट द रेड फ्लैग सिम्टम दैट मींस इट इज नॉट अ गुड इंडिकेशन। ठीक है, ये सारे रेड फ्लैग सिम्टम है एंड थंडर क्लैप इज वेरी वेरी डेंजरस थिंग। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द अफेसिया। व्हाट डू यू मीन बाय अफेसिया, बताइए। अफेसिया मीन्स लॉस ऑफ लैंग्वेज फंक्शन ड्यू टू डैमेज। ड्यू टू डैमेज कहां हो रहा है? डैमेज हो रहा है इन दी डोमिनेंट cerebral hemisphere. Which one? Usually left. We know usually left hemisphere is the dominant hemisphere, right? Okay, now what are the type of aphasia? Aphasia can be कितने तरह के हो सकते हैं aphasia? It can be Broca's aphasia, जो मोटर एरिया में होता है ना। What is the Broca's number? Broca's एरिया क्या होता है, कितना नंबर होता है, बताइए। 44। 44, ठीक है। और ब्रोकाज एरिया का लोकेशन किधर होती है? बताइए। किस जगह पे होता है? ये सब तो मैं पढ़ा चुका हूं ना। फ्रंटल फ्रंटल कहाँ होता है? फ्रंटल है। लेफ्ट फ्रंटल लोब है ना। कोई बात नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ याद रहे। टेक इट इजी। नहीं याद है, नहीं याद है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। इंसानी दिमाग ही है ना हमारे पास। ओके, तो अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं कि ये जो एरिया 44 है और ये एरिया 45 है, ठीक है, ये जो एरिया 44 है इसको हम लोग बोलते हैं पार्स ओपरक्यूलरिस। ठीक है, और ये जो एरिया नंबर 44 बोला ना, हाँ मैंने 44 पार्स ओपरक्यूलरिस, और इसको बोलते हैं हम लोग पार्स ट्राइंगुलरिस। पार्स ट्राइंगुलरिस, ठीक है। ये क्या करता है? ये स्पीच प्रोडक्शन का काम करता है, स्पीच प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है हमारा ट्राइंगुलरिस? ये ये बेसिकली लैंग्वेज की जो मीनिंग है, मतलब इट 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 प्रोसेसेस दी, मतलब कॉम्प्रीहेंड करना है ना, द मीनिंग ऑफ जो भी लैंग्वेज स्पोकन, मतलब जो भी लैंग्वेज बोली गई है ना। हिंदी में बात करो, अब मान लो मैं आपके सामने तमिल शुरू कर दूं या मलयाली शुरू कर दूं, ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आएगा, प्रोसेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग, ये मैंने जस्ट में बताया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीजन, अगर यहाँ पे लीजन हो जाए स्पेशली इंफीरियर फ्रंटल लोब में, तो क्या दिक्कत आएगी? नॉन फ्लुएंट स्पीच, स्पीच फ्लुएंटली नहीं निकलेगी। जैसे हम स्पष्ट बोल पा रहे हैं, हम स्पष्ट नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। दूसरा, पर कॉम्प्रिहेंशन सही रहता है इस केस में, कॉम्प्रिहेंशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, गुड कॉम्प्रिहेंशन, बट देयर विल बी पुअर रिटेंशन, द पर्सन कैन नॉट सॉरी देयर विल बी पुअर रिपीटेशन, ठीक है, रिपीट ठीक से नहीं कर पाता है, ठीक है। पेशेंट नोज व्हाट टू से, पेशेंट को पता है व्हाट टू से, क्लियर, बट कैन नॉट स्पीक वेल, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब मैं समझ पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, अगला क्या कह रहा है, पर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं बोल नहीं पा रहा हूं, बिकॉज देयर इज अ मोटर प्रॉब्लम, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ब्रोकास एरिया ये हो गया हमारा, इतना समझो, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें, किताब खोलोगे तो उसमें एक वर्ड लिखा है न्यूलोगिज्म, इनसाइड, रिपीटेशन, फलाना ढिमकाना, तो इतने सारे शब्द को एक बार में नहीं हजम कर पाओगे। पहले सिर्फ ये 4 पॉइंट हजम करो। क्या 4 पॉइंट है? इसमें नॉन फ्लुएंट स्पीच होती है, रिपीटेशन पोर होता है, पेशेंट को पता है कि क्या कह रहा है पर वो बोल नहीं पाता। दिक्कत कहाँ होती है? इंफीरियर फ्रंटल लोब में होती है, क्लियर। बस आगे अगर और 3-4 किताब पढ़ लोगे तो आपको और दिमाग में बैठ जाएगी चीज, ठीक है, पर पहले कम से शुरुआत कर।
ओके, अब वर्निक्स एरिया में क्या होता है? पहली बात, वर्निक्स एरिया को जानने से पहले पहले बताइए वर्निक्स एरिया होता कौन सा है, बताइए। ट्वेंटी वर्निक्स टू एरिया नंबर, हाँ क्या बताया? सर 22। वेरी गुड, तो इट इज ब्रॉडमैन्स, ब्रॉडमैन ने दिए थे नंबर, ब्रॉडमैन्स एरिया 22, ठीक है। ओके, तो ये होता किस जगह पर है, किस जगह पे होता है? लेफ्ट हेमिस्फेयर या राइट हेमिस्फेयर? सर राइट हेमिस्फीयर। नो, मोस्टली इन द लेफ्ट हेमिस्फेयर वाला पोर्शन है ये, ठीक है। एंड इट इज सुपीरियर, सुपीरियर टेम्पोरल जाइरस, टेम्पोरल जाइरस, ठीक है। सो लीजन अगर ये सुपीरियर टेम्पोरल लोब, कहने का मतलब सिंपल सिंपल बोलते हैं, यहां अगर हुआ तो क्या होगा? स्पीच फ्लुएंट रहेगी इसमें, पर कॉम्प्रीहेंशन यहां कॉम्प्रोमाइज होगा, कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है वर्निक्स में, ठीक है। पहली बात, वर्निक्स एरिया का जानने से पहले इसका फंक्शन जानो, क्या फंक्शन है इसका वर्निक्स एरिया का? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस वर्निक एरिया, बताइए। व्हाट इज दी, मतलब फंक्शन अगर नहीं पता हो तो हम कैसे समझेंगे इसकी, इसकी खराबी क्या आ रही है, हम कैसे बताइए। So the person is not able to understand what is being said or what is being happening around on in the atmosphere. ठीक है, और बेसिकली जो रिटन लैंग्वेज है, जो रिटन लैंग्वेज है एंड स्पोकन लैंग्वेज है, इसको अंडरस्टैंड करने का काम करता है, ठीक है, वर्निक्स एरिया। अब जैसे मान लो कुछ लिख के मैंने दे दिया इस पेशेंट को, तो समझ ही नहीं पाएगा ठीक से, या फिर मैंने कुछ बोला तो वो समझ नहीं पाएगा, तो हमें दिमाग में क्या रखना है? देयर इज पुअर कॉम्प्रिहेंशन, नेक्स्ट देयर इज रॉन्ग वर्ड्स, जो बोलेगा भी तो गलत शब्द बोलेगा, और रिपीट करेगा भी तो पुअर रिपीटेशन करेगा, तो पुअर रिपीटेशन इसमें भी है उसमें भी है, पर कॉम्प्रिहेंशन उसमें सही है ब्रोकाज में, और इसमें कॉम्प्रिहेंशन खराब है, इसमें स्पीच फ्लुएंट है, उसमें स्पीच नॉन फ्लुएंट है, क्लियर? तो ये डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने मेजर मेजर अफेसिया बता दिए हैं, ठीक है, जिसको मैंने सिंपलीफाई किया है। अब बात करते हैं हम लोग ग्लोबल अफेसिया का, क्योंकि किताब में ना बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, वो सारी चीजें दिमाग में घुसाओगे एक बार में कभी नहीं घुसेंगी, निकल जाएंगी। तो हम बात करते हैं अभी ग्लोबल अफेसिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों अफेसिया इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सीवियर डैमेज, जब भी सीवियर डैमेज हो जाए तो होगा ग्लोबल अफेसिया, चाहे वर्निक एरिया ब्रोका एरिया किसी में भी हो, सीवियर डैमेज हो गया बस, अब होगा ग्लोबल अफेसिया, ठीक है। दैट मीन्स स्पीच एब्सेंट, नो स्पीच, ग्लोबल एफेशिया मतलब नो स्पीच। हल्का मुल्का तो वर्निक्स और ब्रोकाज में बोल पा रहा था इंसान, चाहे लड़खड़ा के बोले चाहे कैसे बोले, पर इसमें बिल्कुल जबान में से आवाज नहीं निकलेगी, ठीक है। पुअर कॉम्प्रिहेंशन, पुअर रिपीटेशन, समझ भी नहीं पाएगा, रिपीट तो छोड़ दो, ठीक से कर ही नहीं पाएगा ना। व्हाट आर द कॉजेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज देखना, जिनको भी स्ट्रोक होता है, दोज पीपल, व्हाट रियली हैपेंस इज दे कैन नॉट properly speak. What really happens is their vernix area or Broca's area might be affected, ठीक है, प्रॉपरली आर्टिकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेन ट्यूमर, और देयर कैन बी सम ट्रॉमा, सर में चोट लग गई, ठीक है, एनकेफेलाइटिस, क्लियर। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेस, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया होगा आई होप। इस और भी बहुत सारे अफेसिया होते हैं, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट अफेसिया है, और कुछ अफेसिया होते हैं, कंडक्शन अफेसिया, ठीक है, एनोमिक अफेसिया, और भी दो तीन चीजें हैं, ठीक है, बट हमें ये तीन पे ध्यान ज्यादा रखना है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग सीधा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, क्लियर।
So what do you mean by this upper motor neuron lesion and lower motor neuron lesion? मैं पहले भी बता चुका हूँ फिजियोलॉजी में जब मैंने पढ़ाया, तो मैं बहुत डिटेल में घुस के इसकी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी इसमें नहीं जाऊंगा, बस सब मैं पूछूंगा और आपको जवाब देना है, ठीक है? क्योंकि वो फिजियोलॉजी में बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया। बताइए व्हाट डू यू मीन बाय अपर मोटर न्यूरल लीजन और लोअर, और कब कहेंगे कि ये अपर मोटर न्यूरल लीजन है, अगर यहाँ पर कहीं पे कट गया, या फिर लोअर मोटर न्यूरल लीजन है, तो मेरे को समझाइए, बताइए। ठीक है। पर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में होता है कि नर्व पाथवे डैमेज हो जाता है, और जो स्पाइनल का जो कंट्रोल होता है वो क्लियर नहीं रहता, मतलब वॉलेंट्री जो रहता है वो नहीं होता है, और उसमें मसल्स टाइट हो जाती है। ये जो न्यूक्लियस है येलो कलर का मैंने बनाया है, यहां से लेके यहां से लेके यहां तक जो भी है ये सब अपर मोटर है। इसके बाहर निकलते ही जहां कहीं भी लीजन हो जाए नर्व फाइबर में, वो लोअर मोटर कहलाएगा। सिंपल, इतना ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, इतना ही दिमाग में रखो अभी, ठीक है? यही है अपर मोटर, यही है लोअर मोटर। अब इसके जो मैनिफेस्टेशन होती है इसके लीजन की, वो हमें जाननी है। पहले हमें ये तो पता रखना चाहिए कि लीजन कहाँ हो रहा है ना? ये चीज हमें नहीं पता तो हम कैसे फिर आगे बढ़ेंगे? क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फिजियोलॉजी में मैंने सेम चीज पढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोटर, अपर मोटर न्यूरल लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरल लीजन? ठीक है, ओके। स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है? Yes, यस। sir. तो स्टीफन हॉकिंस को बताइए क्या हुआ? स्टीफन स्टीफन हॉकिंस को कौन सा वाला लीजन बना? तो शायद LMN लेजन, लोअर लोअर मोटर मोटर न्यूरॉन। नहीं, उसको दोनों हुआ था। ठीक है, उसको कौन सी बीमारी हुई थी? बीमारी का नाम क्या था? एएलएस, अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस। और अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस में क्या होता है? दोनों चीज होती है, अपर मोटर न्यूरल लीजन भी होता है और लोअर मोटर न्यूरल लीजन भी होता है। ठीक है, क्या हुआ था उसको? एएलएस की बीमारी हुई थी ना स्टीफन हॉकिंस को, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. अमायोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, उस केस में क्या होता है? लोअर मोटर होता है, अपर मोटर न्यूरल लीजन होता है? Both. बोथ। ठीक है, ओके। तो उसकी किताब है एक, दिस क्या किताब का नाम है? स्टीफन हॉकिंस की एक किताब है ना, बहुत बेस्ट सेलिंग किताब है, मैंने पढ़ा भी है। अरे बताओ, पढ़ के भी मैं किताब का नाम, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किताब का नाम ही भूल जाते हैं। हाँ, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, पढ़ी है वो किताब? स्टीफन हॉकिंस की है। ठीक है, तो उसके इंट्रोडक्शन में उसकी बेटी, ये किताब ना उसकी बेटी, उसके जमाई शायद उन लोगों ने मिलके लिखी है, या उसके स्टूडेंट, ठीक है, उसके बारे में। तो उसका जो शुरू मतलब है, उसके शब्द स्टीफन हॉकिंस के पर लिखे उन्होंने। तो उसका इंट्रोडक्शन में मैंने, अब नहीं, जब मैं स्कूल टाइम पे था तब मैंने किताब पढ़ी थी। उसके इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ा था एएलएस, तब तो मुझे कोई ज्ञान नहीं था इस चीज के बारे में। तब जब मैंने फाइनल ईयर में आके ये पढ़ा था बीएचएमएस के बीमारी के बारे में, तब मुझे पता चला अच्छा ये तो मैं पढ़ चुका था पहले, एएलएस क्या है। चलिए, एएलएस क्या है नहीं पढ़ा था, एएलएस बीमारी किसी को हुई थी, तो तब मेरे को क्लिक किया था कि हाँ स्टीफन हॉकिंस। ठीक है, अब बात करते हैं टोन। इसमें क्या होता है? टोन इंक्रीज हो जाती है। किस केस में इंक्रीज हो जाती है? इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरल लीजन देयर विल बी इंक्रीज इन द टोन, देयर विल बी इंक्रीज इन द टोन। इसमें क्या होगा? टोन विल बी डिक्रीज्ड। देयर वीकनेस की बात करें, इट विल बी स्पैस्टिक,
and this will be flaccid. Now what is the difference between spastic and flaccid? हम spastic किसे कहते हैं, flaccid किसे कहते हैं, बताइए। पहले flaccid जानिए, फिर आप spastic बता पाएंगे, बताइए। सर रिलैक्स्ड मसल्स हो जाती हैं फ्लैसिड। मसल्स, एग्जैक्टली। पोलियो में क्या होता है, कैसी मसल होती है, रिलैक्स्ड तो क्या बोलेंगे होते हैं, फ्लैसिड, बस। और उसी के विपरीत अगर हो जाए, रामपुरी चाकू जैसे घट से खुलता है, वैसे अगर मसल हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे स्पैस्टिक। ठीक है, तो ये डिफरेंस कभी दिमाग में से निकलेगा ही नहीं आपके। अब मेरे को लगता है याद रहेगा। इस केस में क्या होता है, अपर मोटर में सारे रिफ्लेक्सेस इंक्रीज रहते हैं, मतलब एग्जैचुरेटेड। इंक्रीज होने का मतलब जो शब्द यूज किया जाता है अलग अलग क्वेश्चन में देखना इस तरह इस्तेमाल होता है, एग्जैचुरेटेड बोलते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स एग्जैचुरेटेड। इसका मतलब क्या है, हल्का सा टच किया आपने और बहुत जोर जोर से उसके रिफ्लेक्स आने लग गए, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम है दिमाग में, मतलब ये पूरे ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कहीं लीजन हुआ है। और अगर डिक्रीज हो जाए दैट मीन्स दिस इज लोअर मोटर न्यूरॉन, दैट मीन्स आपने मारा उसके जो रिफ्लेक्स है वो आ ही नहीं रहे ठीक से, एब्सेंट ऑलमोस्ट। ठीक है, देन रिफ्लेक्स कौन सा वाला, प्लांटर रिफ्लेक्स को अलग से लिखा गया है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। ठीक है, क्योंकि इस रिफ्लेक्स से आप ज्यादा क्लियरली बता पाओगे कि अपर मोटर है लोअर मोटर है। इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सटेंसर, दैट मींस बेबेल्स की साइन पॉजिटिव। बेबेल्स की साइन पॉजिटिव का मतलब क्या मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा इसलिए, फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से मैंने समझाया था 1 घंटे की क्लास में। ठीक है, कि बेबेल्स की साइन क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें फ्लेक्सर होगा मतलब एब्सेंट होगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक्सटेंसर मतलब ऊपर की तरफ गया, फ्लेक्सर मतलब नीचे की तरफ आया। और नॉर्मली क्या होता है बेबेल्स की साइन, फ्लेक्सर होता है या एक्सटेंसर होता है अडल्ट में, बताइए। बताइए अडल्ट में क्या होता है, फ्लेक्सर होता है नॉर्मली या एक्सटेंसर होता है। बताइए। हाँ, अगर उंगलियां नीचे की तरफ जा रही हैं वो सही है या गलत है, मतलब अच्छा है या गलत है। सर नीचे एक्सटेंसर होता है, एक्सटेंसर नॉर्मल होता है बड़ों में, सर यही तो नीचे कंफ्यूजन नॉर्मल होता है। नी कहाँ नॉर्मल होता है, सर नीचे की साइड अगर बेंड। एग्जैक्टली। तो मान लीजिए ये किसी का पैर है, ठीक है, और इस तरह से अंगूठे अंगूठे उसके पैर के हो जाते हैं, दिस इज एक्सटेंसर और फ्लेक्सर। से फ्लेक्शन हो गया ना, एग्जैक्टली, दिस इज फ्लेक्सर। ठीक है, एंड दिस इज बेबेल्स की साइन नेगेटिव, नेगेटिव, दैट मीन्स इट इज नॉर्मल। और इसका ऑपोजिट हो जाए तो, इसका ऑपोजिट का मतलब क्या है, दैट इज अबनॉर्मल। किसी का पैर ऐसे करके है ना, ऐसे ऐसे करके, पिक्चर तो आप देख लेना, मैं बहुत ही अच्छी पिक्चर बना रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव बेबेल्स की साइन। ठीक है, ओके। फिर हमारा मसल वेस्टिंग, इस केस में क्या होगी, माइल्ड होगी, इस केस में मार्क्ड मसल वेस्टिंग है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, एंड फैसिकुलेशन इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। फैसिकुलेशन क्या होता है, देखा है कभी फैसिकुलेशन, मैं वीडियो अगर आप लोगों को दिखा पाता अपने खुद के पेशेंट की, तो मुझे पता नहीं पुराने फोन में रखा है कहाँ रखा है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही बेकार है मेरा। ये तो इतने वैरायटी वैरायटी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मैंने देख के बैठा हूं ना कि आई वुड हैव लाइक क्या बोलते हैं, शोड यू वीडियोस अलग अलग तरह की न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की, जो किताब में लिखी है मैंने, ऑलमोस्ट लगभग लगभग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन देखी है ओपीडी में। ठीक है, इट इज, ये मेरा सौभाग्य है, गॉड ग्रेस। ठीक है, ओके। तो फैसिकुलेशन कभी वीडियो किसी के देखना, स्पेशली जीप पर देखा जाता है, अच्छे से देखना है। अगर मसल्स में देखा जाता है हाथ पैरों की देख सकते हो आप, बट डिफरेंशिएट अच्छा होता है जीप पर।
तो देखना ऐसे ना, जीभ किसी की निकालोगे तो उसकी जो मसल्स हैं वो ना ऐसे जैसे कीड़े मकोड़े रेंगते हैं ना, उस तरह से एकदम मसल होने लगती है। नॉर्मली वैसा नहीं होता है। कभी वीडियो देखना, आज ही इसकी वीडियो देखना, फैसिकुलेशन ऑन टंग, तो कैसा दिखता है। और आई हैव सीन नॉट वन नॉट टू 5 पेशेंट लाइक दैट। ठीक है, ओके। तो अच्छे से मेरे को पता है कि फैसिकुलेशन है क्या। अगर आप सिर्फ किताब पढ़ के देखने जाओगे तो आप कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ओके, अब हम बात करते हैं कॉजेस की। नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ यूएमएन एंड एलएमएन? यूएमएन मोस्ट कॉमन इज स्ट्रोक। स्ट्रोक में अपर मोटर न्यूरल लीजन होता है। देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इन सब केसेस में क्या होता है? अपर मोटर न्यूरल लीजन। लोअर मोटर न्यूरल लीजन में क्या होता है? पोलियोमाइलाइटिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, nerve injury, Guillain-Barré syndrome. So these are all example of or causes of lower motor neuron lesion, and इसके ऊपर जो एग्जांपल है ये है अपर मोटर न्यूरल लीजन के कॉजेस। कुछ कॉजेस, सारे नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं बल्बर पाल्सी की। ठीक है, नाउ व्हाट इज बल्बर पाल्सी? व्हाट इज बल्बर पाल्सी, कोई बता सकता है? बल्बा किसे कहते हैं हम लोग, और कौन सा मटीरिया मेडिका का ड्रग है जिसमें बल्बर पाल्सी के बारे में लिखा गया पर उसका नाम अलग लिखा हो? या नहीं, गुलेनबेल सिंड्रोम के बारे में लिखा, बल्बर पाल्सी भी लिखा हुआ है। ये बता पाएगा? व्हाट इज दैट मेडिसिन इन बुरिक व्हिच इज रिटन, जिसमें बल्बर पाल्सी लिखा हुआ है, या सॉरी गुलेनबेल सिंड्रोम लिखा है? बल्बर पाल्सी का मैं बताऊंगा ड्रग, मुझे खुद याद नहीं है। ठीक है, बताइए। पॉस्टिकम तो नहीं, बल्बर पाल्सी का पहले बताइए। ये गुलेनबेल वाला मैं बाद में बताऊंगा, पहले बल्बर पाल्सी बताइए। गुलेनबेल वाला अभी मुझे बल्बर पाल्सी का याद आ गया, बताइए। गुलेनबेल वाला मैं भूल गया। तो देखना ना, बोरिक में नाजा देखो, खोलो नाजा, खोलो बोरिक में, पहली लाइन के लिखिए, नाजा प्रोड्यूसेस अ टिपिकल बल्बल पाल्सी। एलजे बॉयड ने बोला ये, देखा? देखा पहली लाइन बोरिक में क्या लिखी है? किसी को नहीं मिला? हाँ या ना तो कुछ तो बोल दो। सब हाईली सर कॉम्पिटिटिव मिला हो है, गए। हाँ सब देखा, मिला अब है। सब हाईली कॉम्पिटिटिव हो गया, अब कोई शेयर नहीं करना चाहता। पता है, चुप रहो, है ना? कोई बात नहीं, तो पहली लाइन वहां पर लिखी हुई है, ठीक है। और जो आपका ये है गुलेनबेरे सिंड्रोम, इसका वर्ड अलग है, पर वो गुलेनबेरे सिंड्रोम भी वहां पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मैं वो ड्रग भी मुझे ऐसे याद रहेगा बीच में बताऊं। ओके, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग इसकी कि बल्बर पाल्सी, लोअर मोटर न्यूरल लीजन ऑफ क्रेनियल नर्व 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12। ठीक है, सो रीजन बेसिकली क्या होता है क्रेनियल नर्व का? 9, 10, 11, 12 में होना। क्योंकि बल्बर जो रीजन है वो किसे कहते हैं हम लोग? बल्बर रीजन, व्हाट इज बल्बर रीजन? ब्रेन स्पीकिंग में सर। पार्ट है ना? हाँ, बल्बर जो है ब्रेन का कौन सा रीजन है, बताओ? It is mostly which region? Brain stem, sorry, medulla oblongata mostly, and few part of the brain stem. ठीक है, क्या है ये medulla oblongata? Medulla oblongata और few part of brain stem also. ठीक है, ओके। सो यहाँ तक समझ में आया होगा? ओके, तो यहाँ से क्रेनियल नर्व भी निकलती है हमारी, हमें पता है 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, बार बार दिमाग में रिपीट करो, 9, 10, 11, 12। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कॉजेस फॉर दिस? व्हाट आर द कॉजेस फॉर दिस मोटर न्यूरॉन डिजीज? MND जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। MND में सब कुछ आ सकता है, अपर मोटर, लोअर मोटर, सब कुछ आएगा। ब्रेन स्टेम का स्ट्रोक हो जाना, ये भी फ्यू पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम भी है ना ये इसमें। अच्छा नहीं, सॉरी, ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या आता है, पहली बात तो ये बताओ, मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्रेन स्टेम, मेडुला एग्जैक्टली, तो इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ
ब्रेन स्टेम ओनली ना, ठीक है। ओके, सो पॉन्स, मेडुला एंड मिड ब्रेन, ये आता है हमारा ब्रेन स्टेम के अंदर। उसमें से मोस्ट कॉमनली जो जगह दिक्कत होती है बल्बर पाल्सी में होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो ब्रेन स्टेम का स्ट्रोक हो जाना, माइस्थेनिया ग्रेविस। सो दीज आर द फ्यू कॉजेस ऑफ बल्बर पाल्सी, दे कैन बी मेनी। नाउ फीचर्स क्या आएगा, डिसआर्थरिया। व्हाट डू यू मीन बाय डिसआर्थरिया? व्हाट इज डिसआर्थरिया? स्पीकिंग डिफिकल्ट, स्पीकिंग डिफिकल्ट। डिस्फेजिया, तब डिस्फेजिया क्या Swallowing. होगा? Swallowing swallowing, एक इंसान बताइए ना। जी सर। difficulty in swallowing, हाँ, एक नहीं, अभी कंफ्यूज, दो लोग एक साथ बोले थे ना, थोड़ा कंफ्यूजन। डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, डिस्फेजिया। क्यों? क्योंकि ये वाली जो नर्व्स है ना, ये वाली नर्व हमारे वोकल कॉर्ड, इन सब जगहों को, इवन टंग को भी सप्लाई देती है। तो टंग, वोकल कॉर्ड, ये सब मिलकर ही तो हमारी स्पीच बनाते हैं ना। देखो, जिसकी जबान नहीं होगी, जीभ नहीं होगी, क्या वो बोल पाएगा ठीक से? देखा है कभी किसी की एब्सेंट, टंग एब्सेंट हो? देखा, हैव यू सीन अ पेशेंट ऑफ नो टंग? बचपन से टंग नहीं है, हैव यू सीन? नो सर। सर बचपन से I have नहीं, बट seen. कैंसरस वाले को देखा है जिसके हाँ बताइए, बता सकते हैं आप? आवाज नहीं जो आ रही शायद आपको। कैंसर, टंग कैंसर, कार्सिनोमा वाले हाँ वो पेशेंट तो, हो जाते हैं उनके। हाँ वो तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो वो जो टंग कैंसर के पेशेंट में ऑपरेशन होता है, उसका नाम क्या होता है? उसका एक नाम है, पता है आपको? एंड इट इज अ वेरी फेमस ऑपरेशन। commando surgery। वेरी गुड, कमांडो सर्जरी। देख रहे हो कितना पढ़ाई कर रहे हैं लोग। ये ऑपरेशन जिसने बता दिया ना, वो इंसान बहुत पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ थोड़ा सा। ओके, तो इट इज वेरी Therapist नहीं इंपॉर्टेंट। है। नहीं, बस मजाक में किया मैंने, ऐसे सीरियसली नहीं बोल रहा। क्योंकि थोड़ा ज्यादा सीरियस होके पढ़ाई करोगे तो फिर क्या होगा, कुछ याद नहीं रहेगा ना। मजे मजे में पढ़ोगे तो सब याद रहेगा, ठीक है। फिर नेजल स्पीच, नेजल स्पीच, ठीक है, नाक में से आवाज आ रही है, जिसको बोलते हैं ना नकैना बोलते हैं, मतलब गांव खेड़े में, गांव के इलाके में कैसा बोलते हैं कि नैकना है, ये तो नाक से बोलता है, बट यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम द पर्सन इज गोइंग थ्रू, है ना। टंग वेस्टिंग, फैसिकुलेशन, गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट, तो ये सारे आपको फीचर्स मिलेंगे इन केस ऑफ बल्बर पाल्सी। सो बल्बर पाल्सी, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इट इज व्हाट काइंड ऑफ लीजन? तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें याद रखनी है, कुछ याद ना हो, दैट इज इट इज अ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। किसका? क्रेनियल नर्व 9, 10, 11, 12। कौन सी जगह अफेक्ट होती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा मोस्टली। व्हाट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा? इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। किन क्या क्या कॉज होते हैं? मोटर न्यूरॉन डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। Okay, then we'll talk about the this pseudobulbar palsy. Now, what is pseudobulbar palsy? हम किसे कहते हैं pseudobulbar palsy? That means it is a bilateral upper motor neuron lesion, ठीक है, affecting the corticobulbar pathways. तो it is affecting corticobulbar pathway and not the lower motor nucleus को affect नहीं कर रहा है ये। वहां पे न्यूक्लियस अफेक्ट हो रही थी, जो बाहर की तरफ निकली है ना न्यूक्लियस, जहां से फाइबर निकल रहे होते हैं, इस केस में यहाँ पे न्यूक्लियस मोस्टली अफेक्ट होती है, इसीलिए लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। वहां पे ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, याद रखना, जब भी पाथवे और ट्रैक्ट इन्वॉल्व होंगे इट विल बी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। और अभी मुझसे मत पूछना आप कि कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट क्या है, जिसका मैं फिजियोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ, अलग अलग तरह के ट्रैक मैंने बता दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा। इस केस में क्या होगा? there'll be dysarthria, dysphagia, spastic tongue, brisk jaw jerk। jaw jerk किसमें प्रेजेंट होगा? इसमें प्रेजेंट होगा, किसमें? स्यूडो वाले में, ठीक है। और इन केस ऑफ बल्बर में जॉ जर्क नॉर्मल ही रहेगा लगभग। एंड इमोशनल लाइबिलिटी इसमें प्रेजेंट होगी, बल्बर वाले में इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंशिएट करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंशिएट करने के लिए, इसमें कोई फैसिकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है तो इसमें फैसिकुलेशन नहीं होगा। पर ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, इसीलिए इसके अंदर फैसिकुलेशन होगा। किसमें? बल्बर पाल्सी में फैसिकुलेशन होगा, स्यूडोबल्बर पाल्सी में फैसिकुलेशन नहीं होगा। सो दिस इज द डिफरेंस आई हैव मेड, ठीक है। ये बाद में आप देख लेना है, सेम चीज जो हमने ऊपर पढ़ी। अब बात करते हैं हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? बेसिकली whenever a person met a road traffic accident, say for example किसी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, है ना, उसके बाद क्या होता है? क्या बहुत जोर से ऊपर से, मान के चलो जो आजकल ऐसे पहले टिकटॉक बनाते वक्त बहुत लोगों को बहुत इंजरी हुई है,
ठीक है, 2 मंजिल से नीचे धप से एक औरत गिरी और वो खड़ी की खड़ी रह गई, और उसके दो कुछ मिनट बाद ही वो गिर गई, और उसके बाद कभी उठ नहीं पाई। कहने का मतलब है देयर वाज अ कंप्लीट लीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, पैरालिसिस हुआ उसको, भयंकर वाला। ठीक है, स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन है ये सब होना। गन शॉट इंजुरी, दिस इज क्वाइट अनकॉमन। गुंडागर्दी जो लोग करते हैं उन लोग के साथ होता है। ठीक है, यूपी में बहुत गुंडे भरे पड़े हैं वैसे भी। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर के बारे में। सर ठीक है, यूपी के बाहर भी है। नहीं यूपी के बाहर भी है, पर यूपी में बहुत है। पर वो है कि अब तो थोड़ा कंट्रोल में है, वरना तो भयंकर हाल था। गाजियाबाद तो फेमस था इस चीज के लिए। कोई बात नहीं, अब दिल्ली तो ज्यादा बदमाश है, क्या बोला। आजमगढ़ सर फेमस है। आजमगढ़ पता नहीं, अब तो फिर भी बहुत कंट्रोल में है चीजें, पहले का हाल भयंकर था। ओके, फिर है मोटर क्या बोल रहा था मैं, क्लिनिकल फीचर की बात कर। तो इसमें क्लिनिकल फीचर क्या आएगा, मोटर के सिम्टम्स आएंगे, सेंसरी सिम्टम्स आएंगे, ऑटोनोमिक सिम्टम आएंगे ना। व्हाट इज मोटर सिम्टम, वीकनेस एंड पैरालिसिस। सिर्फ ये वीकनेस और पैरालिसिस तक ही सीमित रहेगा क्या? क्या सर कह रहे हैं क्या? क्या क्या इसके अंदर वीकनेस और पैरालिसिस तक ही इसकी मैनिफेस्टेशन सीमित रहेगी? नहीं सर। तो सबसे पहले बताइए होगा क्या इस केस में? सर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इंजरी, अगर ये सर अपर मतलब कि सर्वाइकल लेवल पे है तो क्वाड्रिप्लेजिया मिलेगा। वेरी डोर्सल गुड, लेवल पे है तो बिलो द चेस्ट के नीचे मिलेगा आपका पैराप्लेजिया। पैरालिटिक रीजन चला जाएगा। हाँ, सेंसरी लॉस मिलेंगे आपके डिस्ट्रीब्यूशन में, साथ में ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। ये सब तो आप बहुत दूर जा रहे हैं। सबसे पहली चीज पता है क्या बतानी चाहिए थी? सबसे पहली जी चीज सर। होना चाहिए था स्पाइनल शॉक। हाँ सर, स्पाइनल शॉक। ठीक है, दूसरा चीज क्या होना चाहिए था? दैट इज न्यूरोजेनिक शॉक। ठीक है, समझ रहे हो? मत चलिए ये छोड़िए, सिर्फ मधुमक्खी काटने से भी इंसान को शॉक हो सकता है। मधुमक्खी, एक मधुमक्खी जान ले सकती है, डिपेंडिंग ऑन की हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है पेशेंट, पर्सन। ठीक है, तो जैसे गांव में इस चीज का मजाक किया जाता था। व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, तो मैं एक बार ऐसे गया अमरूद तोड़ने के लिए। एक साथ वो जो ततैये नहीं होते हैं, 12-13 ततैयों ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया था। वो तो गनीमत है कि बच गया, कुछ नहीं हुआ, वरना इट कैन बी एनाफाइलेक्टिक शॉक। मान नर्वस, इसमें स्पाइनल में इंजरी नहीं होती है कुछ, वहां पे एनाफाइलेक्सिस होता है। इट इज अ विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एनाफाइलेक्सिस? बता सकता है कोई आउट ऑफ दिस टॉपिक? IgE mediated, आईजी मेडिएटेड में टाइप कौन सा है? the type 1. श्योर, Yes, नहीं। बताइए। one ही Why है। it is type 1? Why it is type 1? थर्ड। Because it is उसमें IgE mediated। एलर्जिक, पहले ही बताया, हाँ IG। पहले ही बताया ना आपने, IgE mediated। ठीक है, ओके। एलर्जिक होता है जितना भी सर। हाँ वेरी गुड, तो मोस्टली जितने एलर्जिक है सब इसमें सर टाइप 1 इसका में present। शॉर्टकट है ना एसिड, मतलब ए से है ना, पैलेक्टिक। हाँ मैंने बताया था ना ये सब थोड़ी पहले, एक बार मैंने निमोनिक भी बताया इस चीज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो लंबी क्लास हो जाएगी। हाँ, स्पाइनल शॉक होगा। तो स्पाइनल शॉक अगर किसी को होता है तो क्या होगा? And also loss of sensation and motor function, sensory and motor function. एग्जैक्टली, देयर बी फ्लैसिडिटी, देयर बी लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। ठीक है, व्हाट एल्स देयर विल बी, और क्या होगा इसमें? देयर कैन बी कंप्लीट मोटर पैरालिसिस। ठीक है, देयर कैन बी कंप्लीट मोटर पैरालिसिस। ठीक है, अभी वो पहले पढ़ा ना, ए रिफ्लेक्स मतलब एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्स। देयर कैन बी एनेस्थीसिया, देयर कैन बी नहीं, देयर विल बी एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का मतलब क्या है? कोई सेंसेशन महसूस नहीं होना, बाहर से एनेस्थीसिया नहीं लगाया गया। देयर विल बी ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट, ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अपने आप स्टूल यूरिन अपने आप हो जाएगा।
अब इसके अंदर क्या होगा, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्या होगा, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर देयर विल बी लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन, पैथेटिक टोन, ठीक है। देयर विल बी, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिया, टोन होती है ना मसल की, मसल टोन होती है हाइपोटोनिया, ठीक है। देयर विल बी ब्रैडीकार्डिया, सिंपैथेटिक सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है तो हाइपोटोनिया होगा, ब्रैडीकार्डिया होगा, ठीक है। हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन तो दोनों शॉक में होगा, शॉक मतलब हाइपोटेंशन, याद रखना कैसे भी करके हाइपोटेंशन होता ही होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट हर शॉक में, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सभी चीज बोल गया। तो स्पाइनल शॉक ये हो गया, हमने पढ़ लिया ऊपर, मैंने बता दिया, न्यूरोजेनिक के बारे में मैंने बता दिया ऊपर, ड्यू टू सर्वाइकल एंड हाई थोरेसिक इंजरी, है ना, सर्वाइकल उससे ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट, क्योंकि ये सारी चीज मैंने डिस्कस कर दी है, दोबारा मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ओके। अब बात करते हैं मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमें एबीसी करना पड़ता है। व्हाट इज एबीसी? एयरवेज विद ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाइकल कॉलर लगा देना, क्योंकि इधर उधर मुंडी होगी तो और चोट लग जाएगी। कभी वो वाली वीडियो देखी है जिसमें पेशेंट जा रहा था स्ट्रेचर में, स्ट्रेचर ही पलट गई, मतलब पेशेंट को लेके जाते स्ट्रेचर ही पलट गई। मतलब हंसने की बात तो हमें तो हंसी आएगी, पर सोचिए ना, बेचारे को ऑलरेडी उसको पैर वैर हाथ वाथ सब टूटा हुआ था, ठीक है, और डबल हो गया। सरकारी अस्पताल में अक्सर आपको ये चीज दिखने मिल जाएगी, ठीक है। एंड दे डोंट केयर, दे लिटरली डोंट केयर, पेशेंट जाए भाड़ चूल्हे में, उसको जो हो रहा है होने दो। अक्सर मैक्सिमम वॉर्ड बॉय वगैरह तो करते हैं सर। कसम से ऐसा लगता है ना उस समय तो कि इतना खून जलता है, मेरा तो मन करता है दो तमाचा लगा दूं, पर फिर क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते, वो लोग के पास पावर है, वो लोग कुछ भी करके आपको परेशान कर ही देंगे, ठीक है। तो यू हैव टू बी बोल्ड, बस इतना ही कर सकते हो, आप बोल्ड हो सकते हो अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो। सीटी एंड एमआरआई, सर्जिकल डिकम्प्रेशन इफ इंडिकेटेड, फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है। डीवीटी को प्रिवेंट करने के लिए वो लोग एंटी कोगुलेंट ये सब फलाना ढिमकाने सब देते रहते हैं, ठीक है, ओके। अब बोलोगे कि हाँ ब्लड वेसल में तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो ये डीवीटी क्यों हो रहा है? क्योंकि देयर कैन बी एनी वेनस नंबर ऑफ स्टैसिस। एग्जैक्टली वेनस्टेसिस, ठीक है, वेनस्टेसिस, ओके। फिर बात करते हैं हम लोग पिरामिडल ट्रैक की। बड़ा हो गया क्या ये? बहुत नहीं, खत्म होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं ना पिरामिडल ट्रैक की। ये पहले मैं फिजियोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, तो मैं इधर मैंने ज्यादा डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं रखा, बस सिंपल समझने के लिए कि पिरामिडल ट्रैक बेसिकली क्या करता है, हमें पता है कि ये वॉलंटरी स्किल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो क्या होता है बेसिकली, इसका जो पिरामिडल ट्रैक का कोर्स होता है पूरा, शॉर्ट में फिजियोलॉजी बता दे रहे हैं। इंटरनल कैप्सूल, फिर ब्रेन स्टेम, मेडुलरी पिरामिड्स, लैटरल कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्स एंड एंटीरियर हॉर्न, ये सारी चीज मिलकर ये पूरा पिरामिडल ट्रैक का एक क्या बनाता है, एक कोर्स बनाता है कि ये सारी चीजें होती हैं। अगर इसमें लीजन हो जाए तो किसके से होगा? स्ट्रोक की वजह से होगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से होगा, ट्यूमर की वजह से होगा, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होगा। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पिरामिडल ट्रैक लीजन, ठीक है। तो अगर किसी को पिरामिडल ट्रैक के लीजन हो, लीजन मतलब इन किसी भी जगह पे, इस पूरे पूरे किसी भी जगह में लीजन हो जाए, किसी भी एक जगह पे या किसी भी मल्टीपल जगह पे, तो क्या होगा? देयर विल बी स्पैस्टिसिटी, देयर विल बी हाइपर रिफ्लेक्सिया। याद रखना, पिरामिडल ट्रैक के जो फीचर्स होते हैं वो अपर मोटर न्यूरॉन जैसे होते हैं, नॉट एक्स्ट्रा पिरामिडल। एक्स्ट्रा पिरामिडल अलग चीज है, उसको लोअर मोटर के साथ मत जोड़ देना, इसके बाद जो मैं बताऊंगा। बस याद रखना कि पिरामिडल ट्रैक अपर मोटर जैसा होता है, इसकी मैनिफेस्टेशन, ठीक है। अब बात करते हैं लोग साइंस की। अपर मोटर है तो स्पैस्टिक होगा, रिफ्लेक्सेस बढ़ जाएंगे, क्लोनस मिलेगा ना। व्हाट इज क्लोनस? व्हाट इज क्लोनस? जर्की देखा है कभी मूवमेंट ऑफ कुछ? लोअर लिम्ब कोनस, जर्की मूवमेंट ऑफ लोअर लिम्स। सर एग्जामिनेशन की जगह जब पेशेंट का पैर उठा के उसको फुट को फ्लैक्स करके जब अपवर्ड साइड में एग्जैक्टली, प्रेशर वेरी गुड, डालेंगे तो जर्क मारेगा 7 टाइम्स। एग्जैक्टली, नॉट ओनली 7 टाइम, मल्टीपल टाइम, वो तो एक बुक किताब में लिखा हुआ है 7 बार 6 बार, ठीक है। पर देखा है कभी क्लोनस करके पेशेंट पे एग्जामिन किया है? जी सर। वेरी गुड, ठीक है, इट इज अ गुड थिंग, हमें पता होना चाहिए। क्लोनस कहाँ कहाँ आप कर सकते हो फिर?
मतलब क्लोनस कहां कहां देख सकते हो एग्जामिन करके। एक तो अपने प्लांटर का बता दिया, और पटेला में भी होता है क्लोनस, आई में भी क्लोनस होता है, उसका एग्जामिनेशन अलग तरीके से होता है। और और कहाँ होता है क्लोनस बताइए। आई में सर ऑप्सलोकोनस होता है ना, आईज में जो निस्टैगमस की तरह आई पूरी नाचती रहती है, जो हाँ, ऑप्सलोक्लोनस करके। वो तो और सेरिबेलर। वो नो, अलग चीज है। सेरेबेलर अलग रिस्ट चीज में, है। सर रिस्ट सेरेबेलर में अलग होता चीज है, है। रिस्ट में। रेस्ट में, वेरी गुड, रेस्ट क्लोनस। और जॉ क्लोनस, है ना। एंकल क्लोनस, तो मैंने एंकल क्लोनस भी देखा है, मैंने पटेलर क्लोनस भी देखा है, मैंने रिस्ट क्लोनस भी देखा है, जॉ क्लोनस भी देखा है, फिंगर क्लोनस भी देखा है एग्जामिन करके। मतलब मैंने नहीं देखा, मुझे ऑब्वियस सी बात है, मुझे नहीं पता होगा ये चीज जब तक सर ने नहीं हमें सिखाया दिखाया। तो सर ने दिखाया था तो मुझे पता चला। ठीक है, तो वी हैव सीन ऑल दिस टाइप ऑफ क्लोनस। ठीक है, ओके। देन बात करते हैं हम लोग, तो क्लोनस क्या कौन कौन से मैंने बता दिए, एंकल क्लोनस, ठीक है, पटेलर क्लोनस, फिंगर क्लोनस, ठीक है, और कौन सा क्लोनस बताया मैंने, बताइए बताइए। अभी बताया ना आपने, रिस्ट क्लोनस, जॉ क्लोनस, रिस्ट। सर नी, है ना। नी में पटेलर हो गया। नी में पटेला देखते हैं ना, पटेलर क्लोनस, है ना। पटेला कहाँ होता है, पटेला कहाँ होता है, सर नी में ही होता है। नी में। पटेला का फ्रैक्चर, यू नो व्हाट इज पटेला फ्रैक्चर। पटेला फ्रैक्चर हो भी जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, पता है। दिस इज अ काइंड ऑफ फ्रैक्चर जो हो भी जाता है और कभी आपको जिंदगी में पता नहीं चलेगा फ्रैक्चर हो गया। वो कब पता चलेगा, जब कभी जाके आपको उसमें इन्फेक्शन जनरेट हो जाए फ्रैक्चर के बाद अपने आप। ठीक है, तब जाके पता चलेगा ओ फ्रैक्चर हो गया ये, सीरियसली। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ फ्रैक्चर पटेला हैव। देन बेबिंस्की साइन इसमें मिलेगा, क्यों, क्योंकि अपर मोटर न्यूरल रीजन है, वीकनेस तो रहेगी। वीकनेस दोनों में प्रॉब्लम होती है, सॉरी दोनों में ही मिलती है, अपर मोटर लोअर मोटर, लोअर मोटर में ज्यादा होती है वीकनेस और मसल वीकनेस, और अपर मोटर में कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा पैरामीटर ये थोड़ा अलग है, ठीक है, ये लोअर मोटर अपर मोटर से लेना देना ज्यादा नहीं है, इसका थोड़ा अलग है, समझना। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल की कंपोनेंट मैं पहले बता चुका था कि एक्स्ट्रा पिरामिडल बना किससे है, बेसल गैंग्लिया, सबस्टेंशिया निग्रा, सबथैलेमिक न्यूक्लियस, रेड न्यूक्लियस, पार्ट एक तरह से बेसल गैंग्लिया के आसपास की पार्ट है। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले फिजियोलॉजी में, क्लियर। तो मैं दोबारा से डिटेल में इसकी फिजियोलॉजी पे नहीं जा रहा। ओके, अब फंक्शन क्या होते हैं इसके बेसिकली, ये जो बेसल गैंग्लिया और ये कंपोनेंट होती है, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन, तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी एक्स्ट्रा पिरामिडल की। इसका फंक्शन क्या होता है, मसल की टोन को मेंटेन करना, पॉस्चर मेंटेन करना, ऑटोनोमिक मूवमेंट को कंट्रोल करना, बैलेंस को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये सारी चीज गड़बड़ किस केस में होती है, कौन से पेशेंट में गड़बड़ होती है इन सारी चीजों की, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक लीजन किस में, हाँ बताइए। पार्किंसोनिज्म अलग चीज है, पार्किंसंस डिजीज अलग है, याद रखना। पार्किंसोनिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें अलग अलग तरह की इस जैसी डिजीज आती है, उसमें से एक एग्जांपल पार्किंसंस डिजीज। ठीक है, सो बेसिकली पार्किंसोनिज्म। पार्किंसंस डिजीज की मैं बात सिर्फ कर रहा हूं यहाँ पर फिलहाल। ठीक है, तो पार्किंसंस डिजीज किसकी वजह से, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम के प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो उसमें यही सारी चीज मिलती है, हमें दिक्कत मिलती है कि नहीं मिलती है, आया ना। जी हैव सर। यू सीन यस सर, पार्किंसंस यस डिजीज सर, patient? Have you seen Parkinson's disease patient? यस सर। यस सर। Yes. तो कैसा दिखता है वो, देखा है। हाँ एक सर। बहुत मैंने बहुत पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट देखे हैं। डेफिनेटली हमने उसको क्योर किसी को भी नहीं किया है, उनके सिम्टम को हमने इम्प्रूव किया है बशर्ते, ठीक किसी को नहीं किया। झूठ बोलने में कुछ कुछ नहीं मिलता, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। तो हमारे कॉलेज के पास में ही एक मार्केट हुआ करती थी जहां पे मतलब होता है ना स्टेशनरी शॉप के ओनर, तो ही वॉज अ गुड पर्सन। कभी हमारे पास पैसे भी ना हो तो हम उनको बोलते हैं अंकल दे दो, बाद में देंगे, बोलते हैं तू पैसे भी मत दे। ठीक है, तो ऐसी बॉन्डिंग थी हमारी उनके साथ। पर ओवर द टाइम हमने देखा कि उनको ना पार्किंसंस डेवलप हो रहा है।
होते 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 उनका फिर क्या क्या मेडिसिन देते हैं मॉडर्न मेडिसिन वाले? लीवोडोपा कार्बिडोपा। लीवाडोपा, और भी ये लीवाडोपा डोपामिन वाली चीजें होती हैं सारी, ठीक है, और 2-3 चीज होती हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक। हाँ, यही एंटीकोलिनर्जिक और लीवाडोपा, ठीक है, अलग अलग उसके नाम है। तो ये चलती थी उनकी। अब क्या एक टाइम आया, इतने ज्यादा उनकी मूवमेंट की प्रॉब्लम की, ना वो बेचारे खा पा रहे हैं, ना वो बैठ पा रहे हैं ठीक से। स्टिल ही यूज्ड टू कम इन हिज शॉप सो दैट कि उनको घर पे एंजाइटी फील ना हो। बट बाद में उनके बेटे ने उनका ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन कराया तो उनके दिमाग में एक चिप लगाई गई, ठीक है, मैं हैव डीबीएस। सीन दैट। क्या बोलते हैं उसको? डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर। अच्छा, मुझे चिप का नाम याद नहीं आ रहा था, थैंक यू बताने के लिए। क्या स्टिमुलेशन बोलते हैं? डीबीएस मैं खुद डीप भूल गया हूँ। ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं उसको। तो एग्जैक्टली सर्वाइकल एग्जैक्टली, हाँ डिस्टोनिया हाँ, एंड पार्किंसोनिज्म के लिए देते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो मैं उसका नाम हमेशा भूल जाता हूँ, बस मुझे याद आता है वो चिप लगी होती है। होता है ना, कुछ कुछ चीजें हम दिमाग से निकल ही जाती है हमारे, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने वो बहुत गौर से देखा उसको, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रहा। और उन्होंने, पता है, मेरे को आंखों के सामने ऐसे हटा के फिर उसको दिखाया, उनको फिर से जर्क होना शुरू हो जाते हैं। फिर तुरंत लगा दिया। आई वाज सो सरप्राइज, क्योंकि मैंने उससे पहले वो चिप लगी हुई और आंखों के सामने पेशेंट को नहीं देखा था। ऑनेस्टली बताऊं तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे देखा, ठीक है। तो इट वाज अ लर्निंग। हम सीख कहीं से भी सकते हैं। तो दैट इज अ थिंग। वो अब नॉर्मली लाइफ जीते हैं, बट यही है कि उनको एक मशीन के साथ रहना पड़ता है। ओके, देन लीजन, खर्चा बहुत आता है उसमें। फिर लीजन, लीजन के साइंस क्या क्या होंगे इसके? रिजिडिटी, रेस्टिंग ट्रेमर, ब्रैडिकाइनेशिया मतलब स्लो मूवमेंट, कोरिया, डिस्टोनिया, एथेटोसिस, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक लीजन, ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक लीजन। और कुछ कुछ चीजें सेरेबेलर डिजीज में भी होता है। तो सेरेबेलर डिजीज एक्स्ट्रा पिरामिडल से कैसे डिफरेंट है, हम आगे बात नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अगली क्लासेस में। तो कॉमन डिजीज क्या है एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन की? पार्किंसंस डिजीज, हंटिंगटन डिजीज, विल्सन्स डिजीज, दीज आर ऑल ड्यू टू एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन। क्यों? क्योंकि विल्सन्स पे क्या होता है, विल्सन्स के केस में क्या होता है, कॉपर डिपोजिशन जाके कहाँ होता है? बेसल गैंग्लिया में, है ना, वहीं Yes, पे sir. जाके तो होता है। तो जी। जिसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू एंड रिवाइज। सो आज की क्लास यहीं पे खत्म। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। कल किसी Thank you. और की कोई क्लास है क्या? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, अभी मैंने ये चीज शुरू में रिकॉर्डिंग खत्म नहीं हुई थी ना, नहीं हुई थी। तो हेडेक मैंने पढ़ाया था, मैं दोबारा से रिवाइज कर दे रहा हूँ आपसे क्वेश्चन पूछ पूछ के। व्हाट इज हेडेक, पहले बताइए जल्दी से। व्हाट इज हेडेक? ये एक पेन होता है। पेन कहाँ होता है? हेड में, फेस में, अपर नेक में, ठीक है। कॉज्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स जैसे मेनिंजेस, ब्लड वेसल्स, क्रेनियल नर्व, मसल्स, स्कैल्प, ठीक है। तो हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। एक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी प्राइमरी हेडेक की, एक पढ़ी थी हमने सेकेंडरी हेडेक की। प्राइमरी हेडेक किसे कहता है? जिसमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होती है। सेकेंडरी हेडेक किसे कहता है? जिसमें स्ट्रक्चरल डिजीज होती है, मतलब ब्रेन में कोई ना कोई डिजीज, मेनिंजेस में या ब्लड वेसल में कोई डिजीज हो सकती है, ठीक है। प्राइमरी डिजीज के हमने, प्राइमरी हेडेक के नाम हमने क्या एग्जाम्पल क्या पढ़े थे? मेनिंजाइटिस, सॉरी, आस्ते, माइग्रेन, टेंशन हेडेक, क्लस्टर, ठीक है। और हमने सेकेंडरी वाले में क्या पढ़ा था? ब्रेन ट्यूमर, मेनिंजाइटिस, इंट्राक्रैनियल हेमरेज, हाइपरटेंशन, ग्लोकोमा, साइनोसाइटिस, टेम्पोरल आर्थराइटिस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था माइग्रेन किसे कहते हैं। माइग्रेन में हमने देखा था कि फीमेल की प्रिडोमिनेंस ज्यादा होती है मेल के कंपैरिजन में। सारे एज ग्रुप में ये मिलता है, ठीक है। यूजुअली ये यूनिलैटरल होता है और थ्रॉबिंग पेन होगा इस केस में। मॉडरेट टू सीवियर रेंज में मोस्टली मिलता है। 4 से 72 घंटे तक ये रह सकता है सर दर्द इसको। मतलब सोचिए किसी को सर दर्द अगर 4 घंटे से शुरू हुआ, होते 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 3 दिन तक लगातार चल रहा है, तो सोचिए उसकी हालत क्या होगी। फिर है नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया हो सकता है इसमें साथ में, और फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ जाता है इस केस में। तो याद रखना, जब भी अगर ऑरा के साथ माइग्रेन होता है तो उसको हम लोग क्लासिकल माइग्रेन कहते हैं। दैट मींस 20 से 30% केसेस में ऑरा के साथ माइग्रेन होता है, जिसको क्लासिकल माइग्रेन कहा जाता है। तो इस क्लासिकल माइग्रेन में होता क्या है? देयर कैन बी फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स, आंखों के सामने जिगजैग लाइन आना, नमनेस फील होना, स्पीच की डिस्टर्बेंस होना, ठीक है। तो ये सारी मॉडर्न मेडिसिन वाले दवाइयां यूज करते हैं। ओके, फिर हमने पढ़ा था कि टेंशन हेडेक क्या होता है। टेंशन हेडेक हम किसे कहते हैं? व्हाट इज टेंशन हेडेक? टेंशन हेडेक इज समथिंग व्हिच इज आल्सो नोन एज क्रॉनिक हेड पेन सिंड्रोम।
ठीक है, यूजुअली ये जनरलाइज्ड होता है, मोस्ट इंटेंस होता है किस जगह पे, नेक में एंड बैक ऑफ द हेड में, ठीक है। पेशेंट कंसंट्रेशन ठीक से नहीं कर पाएगा और इमोशनल स्ट्रेस से ये बढ़ जाता है। तो इसकी मैनेजमेंट हमें, और क्या इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, इसमें बैंड लाइक टाइटनेस फील होती है एंड इट इज बाइलेटरल, ठीक है, और मोस्टली जनरलाइज होता है, पर दोनों तरफ सर के दोनों तरफ दिखेगा ये हेडेक, मतलब होगा, एंड इट इज अ वेरी मोस्ट कॉमन हेडेक। क्लियर? तो हमें स्ट्रेस रिडक्शन की के लिए उसको बताना है और साथ में हमें एक्सरसाइज भी देनी है उसको। फिर हमने पढ़ा था कि क्लस्टर हेडेक क्या होता है, इट इज सीवियर यूनिलैटरल ऑर्बिटल पेन, ठीक है, यूजुअली पेरी ऑर्बिटल, मोस्ट कॉमनली मेल में प्रीडोमिनेंट ज्यादा होती है, ऑल एज ग्रुप में प्रेजेंट होगा, नियर अबाउट 10 ईयर से अबव की एज में, और पीक हो जाती है इसकी हेडेक की 30 से 50 साल की उम्र में, ठीक है। 5 से 45 का मैंने टाइम बताया था, जिसमें क्रेसेंडो मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज वाली सिचुएशन मिलती है, इसमें ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और 45 मिनट तक ये लास्ट कर सकता है, ठीक है। एंड इट इज एसोसिएटेड विद लैक्राइमेशन, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, आंख लाल हो सकती है, नेजल कंजेशन हो सकता है, और क्लस्टर में मिलेगा हेडेक, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे सर में, पर कुछ कुछ जगहों पे, ठीक है। और इसमें एक थेरेपी जो यूज करते हैं वो है 100% ऑक्सीजन थेरेपी यूज करते हैं मॉडर्न मेडिसिन वाले। फिर मैंने बताया था कि रेड फ्लैग सिम्टम क्या होते हैं, रेड फ्लैग सिम्टम क्या होते हैं, स्नूप, दैट मींस सिस्टमिक इलनेस, फीवर बैकग्राउंड में हो या कैंसर बैकग्राउंड में हो, साथ में हेडेक है, कभी भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मतलब कोई हाथ पैर उठ नहीं रहा है और साथ में हेडेक है, कभी नहीं छोड़ना इस चीज को, हमें तुरंत उसको इमीडिएट इंटरवेंशन देनी है। थंडर क्लैप हेडेक हो, दिस इज द मोस्ट डेंजरस कंडीशन, दैट मींस मतलब अब काम बहुत हद तक खराब हो चुका है, तो तब जाके उसको थंडर क्लैप हेडेक आया। ऐसा हेडेक जो जिंदगी में कभी फील ना किया हो किसी ने, ठीक है। और 50 साल से ऊपर की उम्र में किसी को भी हेडेक कॉन्स्टेंटली रहता है, इमीडिएटली वी हैव टू डू लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस अलोंग विद उसको ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है। और प्रोग्रेसिवली पैटर्न चेंज होता है, कभी शुरुआत हुआ था माइल्ड से, अब सीवियर की तरफ जा रहा है, इट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ हेडेक, ठीक है। तो यहां तक हमने क्लास रिकॉर्ड नहीं करी थी, बाय दिस वी हैव टू एंड द क्लास नाउ। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू।